आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। कहानी एक मर्डर से शुरू होती है, लेकिन आगे चलकर एक ऐसी भयानक साजिश का पर्दाफाश होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बचपन की एक रंजिश इतने सारे मर्डर्स की वजह कैसे बन गई। चलिए इस केस की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे क्राइम सीन से जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी पहेली बन गया था। पुलिस पहुंचती है एक अपार्टमेंट में जो पूरी तरह से तहस नहस है। वहां उन्हें रतिका नाम की एक डिलीवरी गर्ल की लाश मिलती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को पता चलता है कि रतिका का पति ज्ञान और उसकी दोस्त काजल दोनों ही गायब हैं। तो पुलिस की जो शुरुआती जांच थी उसमें क्या क्या सामने आया? पहली बात, फोरेंसिक रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि हमला बहुत ही बेरहमी से किया गया था। अब क्योंकि पति और दोस्त दोनों गायब थे और उनके फोन भी बंद आ रहे थे, तो पुलिस का पहला शक सीधे उन्हीं पर गया। उन्हें ही मेन सस्पेक्ट मान लिया गया। लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वो उलझे हुए रिश्तों और अलग अलग मकसदों के जाल में फंसती चली गई। नतीजा, इन्वेस्टिगेटर्स एक साथ कई अलग अलग थ्योरीज पर काम करने लगे और हर थ्योरी उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही थी। तो पहली थ्योरी क्या थी? ये थी एक क्राइम ऑफ पैशन की। पड़ोसियों से पूछताछ में एक अफवाह सामने आई कि लापता पति ज्ञान और रतिका की दोस्त काजल के बीच कुछ चल रहा था। ऊपर से ज्ञान को रतिका की नौकरी भी कुछ खास पसंद नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ने मिलकर रतिका को रास्ते से हटाया और फिर साथ में भाग गए? क्लासिक लव ट्रायंगल वाला मामला। जब ये एंगल कहीं नहीं पहुंचा तो पुलिस का ध्यान गया रतिका के दफ्तर की तरफ, और वहां एक दूसरी थ्योरी ने जन्म लिया, बदले की। पता चला कि कुछ ही दिन पहले रतिका का अपने मैनेजर से सैलरी कट को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ था। उसने मैनेजर की शिकायत करने की धमकी तक दे डाली थी, जिससे उसकी नौकरी जा सकती थी। और तो और मैनेजर का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। तो क्या मैनेजर ने बदला लेने के लिए किसी को भेजा था रतिका को हमेशा के लिए चुप कराने? और फिर केस में एक और नया मोड़ आया। तीसरी थियरी, एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड की। पुलिस को पता चला कि काजल का एक बॉयफ्रेंड था, समीर, जिसके बारे में उसके घरवाले नहीं जानते थे। और कमाल की बात यह है कि समीर भी गायब था। अब शक की सुई सीधे काजल के पिता पर घूमी। क्या उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था? और क्या गुस्से में आकर उन्होंने रतिका को मार डाला और अपनी बेटी को कहीं छिपा दिया? तो अब पुलिस के पास एक के बाद एक कई थ्योरीज थीं, लेकिन कोई भी पक्की नहीं थी। और ठीक इसी वक्त क्राइम सीन पर हुई एक चौंकाने वाली खोज ने पूरा का पूरा केस ही पलट कर रख दिया। पुलिस जहां से शुरू हुई थी वापस वहीं आ खड़ी हुई। हुआ ये कि फॉरेंसिक टीम को सीढ़ियों के पास दो और लोगों के खून के निशान मिले, लेकिन खून को बड़ी सफाई से पोंछ दिया गया था। ये एक छोटा सा सबूत था पर बहुत जरूरी। इससे ये तो साफ था कि हाथापाई में सिर्फ रतिका नहीं थी, और भी लोग थे, और किसी ने सीन को साफ करने की पूरी कोशिश की थी। इस नए सबूत के बाद पुलिस ने उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की एक और, इस बार और भी ज्यादा गहराई से तलाशी शुरू की। और मजे की बात यह है कि ये तलाशी उन्हें कहीं और नहीं बल्कि वापस उसी क्राइम सीन पर ले आई। और कितनी लाशें? 2। पुलिस को छत पर पानी की टंकी के अंदर 2 और लाशें मिलीं। और ये लाशें किसकी थीं? ज्ञान और काजल की। वही लोग जिन्हें पुलिस अब तक मुख्य संदिग्ध मान रही थी, वो तो असल में खुद शिकार थे। रातों रात ये केस एक सिंगल मर्डर से ट्रिपल मर्डर में बदल गया और पुलिस की बनाई सारी की सारी थ्योरीज बेकार हो गईं। तो अब पुलिस के हाथ में क्या था? कुछ नहीं, कोई लीड नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं। केस पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद शहर के दूसरे कोने में एक डबल मर्डर हुआ, और इस असंबंधित से दिखने वाले केस ने इन्वेस्टिगेटर्स को वो ब्रेक थ्रू दिया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों मर्डर्स को जरा साथ में रखकर देखते हैं। रतिका का ट्रिपल मर्डर और ये नया हर्ष और साक्षी का डबल मर्डर। रेकी करने का तरीका, एक में नकली दूध वाला, दूसरे में नकली इलेक्ट्रिशियन। दोनों केस में महिला विक्टिम के साथ हत्या से पहले रेप हुआ। हत्या का तरीका, दोनों में गला घोटना, और मकसद लूटपाट। पैटर्न इतना साफ था कि इन्वेस्टिगेटर्स समझ गए कि वो किसी एक दो कातिल को नहीं बल्कि एक पूरे सीरियल गैंग का पीछा कर रहे हैं। इस कनेक्शन के मिलते ही पुलिस ने नकली दूध वाले का स्केच जारी किया, और इसी स्केच के सहारे वो पहुंचे मंगू नाम के एक आदमी तक।
मंगू कौन था? वो धनंजय नाम के एक कुख्यात क्रिमिनल का साथी था। जब धनंजय को गिरफ्तार किया गया तो उसने सब कुछ उगल दिया और तब जाकर इस पूरी कहानी के पीछे का असली मकसद सामने आया। तो ये बदले की जड़ें कितनी पुरानी थी, चलिए टाइमलाइन देखते हैं। कहानी शुरू होती है बचपन में। धनंजय, जो एक होनहार स्टूडेंट था, उस पर रतिका के पिता झूठा इल्जाम लगाते हैं। रतिका, जिसे तब सब गुड्डी बुलाते थे, डर के मारे कुछ नहीं बोलती। इस झूठे इल्जाम की वजह से धनंजय को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और उसकी पूरी जिंदगी पटरी से उतर जाती है। सालों बाद वही पुरानी रंजिश उसे रतिका तक खींच लाती है और फिर वो अपने साथी मंगू के साथ दूध वाला बनकर घर में घुसता है और इस भयानक हत्याकांड को अंजाम देता है। मतलब ये पूरा क्राइम स्प्री कोई रैंडम एक्ट नहीं था, ये दशकों पुरानी एक घटना का नतीजा था जो धीरे धीरे एक जानलेवा गुस्से में तब्दील हो गई। पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में उसने जो कहा वो उसकी घिनौनी सोच को दिखाता है। उसने कहा, अगर मैं पढ़ता तो मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बनता, पर तू क्या बनी? एक डिलीवरी गर्ल। मतलब वो रितिका को उस जिंदगी के लिए ताना मार रहा था जो उसे लगता था कि रितिका की वजह से उसने खो दी। तो फिर सवाल उठता है कि ज्ञान और काजल को क्यों मारा? उन्हें मारने का मकसद डबल था। एक, गवाहों को खत्म करना, और दो, उन्हें ही कातिल बनाकर पेश करना ताकि पुलिस गलत दिशा में भटकती रहे और असली कातिलों को भागने का पूरा पूरा टाइम मिल जाए। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। अब जो दूसरा मर्डर केस था, हर्ष और साक्षी का, धनंजय ने उसे रिटेन्ड क्राइम का नाम दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि इस केस से उसका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था। विक्टिम्स को बस इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक आसान टारगेट थे, एक सुनसान घर में रहने वाला छोटा सा परिवार। उनके लिए ये सिर्फ रेप, मर्डर और लूटपाट का एक और मौका था, बस। तो जो कहानी एक पर्सनल बदले से शुरू हुई थी, वो असल में एक बहुत बड़े क्राइम पैटर्न का हिस्सा निकली। जांच में पता चला कि धनंजय और उसका गैंग 20 से भी ज्यादा हत्या, लूट और धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा हुआ था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक विक्टिम विलन कब बन जाता है? धनंजय का केस हमें दिखाता है कि कैसे एक झूठे इल्जाम से बर्बाद हुआ बचपन तबाही का एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिसकी कोई हद नहीं। ये केस हमें हिंसा के उस चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये शुरू कहाँ से होता है।